खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, किसानों की शिकायत पर महकमे एंटी करप्शन शुगर मिल्स के खिलाफ इन एक्शन और एंटी करप्शन ने 4 शुगर मिल्स के खिलाफ काश्तकारों की दरखास्तों पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक काश्तकारों को कम कीमत पर अदायगी और वजन में कटौती की शिकायत पर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी किन शुगर मिल्स के खिलाफ होगी और किन इल्जामात पर होगी, इस हवाले से आपको बताएं कि किसानों की शिकायत पर महकमे एंटी करप्शन शुगर मिल्स के खिलाफ इन एक्शन है, जबकि एंटी करप्शन ने 4 शुगर मिल्स के खिलाफ काश्तकारों की दरखास्तों पर इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक काश्तकारों को कम कीमत पर अदायगी और वजन में कटौती की शिकायत पर इंक्वायरी की जाएगी। आपको अपडेट करें हैं कि अहम खबर के हवाले से किसानों की शिकायत पर महकमा एंटी करप्शन शुगर मिल्स के खिलाफ इन एक्शन हो गई है और एंटी करप्शन ने 4 शुगर मिल्स के खिलाफ काश्तकारों की दरखास्तों पर इंक्वायरी कराना शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक काश्तकारों को कम कीमत पर अदायगी और वजन में कटौती की शिकायत पर इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी किन शुगर मिल्स के खिलाफ होगी और किन इल्जामात पर होगी, इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। दिसंबर को रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद ने टोबा टेक सिंह में जो गन्ने के काश्तकार हैं इस हवाले से एक खुली क्यारी का इनेकाद किया था, जिसमें 65 जो गन्ने के काश्तकारों ने ज़िला टोबा टेक सिंह की जो मुख्तलिफ शुगर मिल्स हैं इनके खिलाफ दरखास्तें दी थी, जिन पर बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ हो गया है, जिसमें गोजरा समंदरी शुगर मिल शामिल है, चिनार शुगर मिल तांदलिया वाला शामिल है। इसके अलावा 2 स्टार शुगर मिल, जिसे कमालिया शुगर मिल के नाम से भी जाना जाता है, वो शामिल है, और कश्मीर शुगर मिल है। इनके खिलाफ ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। काश्तकारों ने इनके खिलाफ कम कीमत देने और जो वज़न है कम वज़न मापने पर इनके खिलाफ दरखास्तें दी थी, जबकि कमालिया शुगर मिल में किसानों के नाम पे जो कर्जे लिए गए थे, जिसका किसानों का ये कहना है कि इनके इल्म में भी नहीं है और इनके नाम पर कर्जे लिए गए, इनके खिलाफ ये इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि 5 जो शुगर मिल्स हैं इनको नोटिस जारी किए गए हैं और आइंदा चंद रोज़ में इनके खिलाफ जो समाअत शुरू होगी। और इस इंक्वायरी के दरमियान जितने भी उस वक्त के मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर बतौर डिप्टी कमिश्नर शुगर कैन वो भी इसमें शामिल होंगे और उनसे भी पूछा जाएगा कि उस दौरान उन्होंने जो कीमतों को इंश्योर क्यों नहीं किया कि जो सरकारी कीमत थी वो किसानों को अदा की जाए, और इतने साल गुजर जाने के बावजूद इनको जो कीमतें अदा क्यों नहीं की गई। इन तमाम एस्पेक्ट्स पे जो तफ्तीश की जाएगी। जो एंटी करप्शन है टोबा टेक सिंह, ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने तमाम 5 जो शुगर मिल हैं इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और इनको समाअत के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं। 65 किसानों ने काश्तकारों ने इनके खिलाफ दरखास्तें दी थी। जी ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में रवा बरस गंदम का बहरान पैदा होने पर हुकूमत ने किसानों को बीज पर 1200 रुपए फी बैग सब्सिडी मुहैया करने का फैसला कर लिया है, जबकि 17,000 बैग सस्ते दामों कुरानदाजी के जरिए मुहैया किए जाएंगे। जबकि गंदम की पैदावारी में बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत तोसी मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। फैसलाबाद में रवा बरस गंदम का बहरान पैदा होने पर हुकूमत ने किसानों को बीज पर 1200 रुपए फी बैग सब्सिडी मुहैया करने का फैसला कर लिया है। 17,000 बैग्स सस्ते दामों कुरा अंदाजी के जरिए मुहैया किए जाएंगे, जबकि गंदम की पैदावार में बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत तोसी मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, रवा बरस गंदम का बहरान, हुकूमत का किसानों को बीज सस्ते दामों फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। रहमान, महकमा ज़राअत तोसी क्या इक़दाम करने जा रहा है, आगाह कीजिएगा। बात की जाए अगर यहाँ पर गंदम की फसल की जो काश्त का वक्त तकरीबन आन पहुँचा और इस हवाले से जो महकमा ज़राअत तोसी पंजाब हुकूमत की जानब से क्या काविशें की जा रही हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की पैदावार हो सके, क्योंकि वाज़ेह रहे कि यहाँ पर गंदम ऐसी जो जिनस है जहाँ पर रोज़ाना ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसका जो सरप्लस होना वो बड़ा मैटर करता है। जो रवां माली साल में भी जब कम गंदम की वजह से जो बहरान आया, आटा महंगा हुआ है, तो आने वाले बरस में भी ऐसा कुछ ना हो जाए। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत की जानब से, आपके महकमे की जानब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरह से गंदम की फसल में बेहतरी आ सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी।
گندم جو ہے یہ ہماری سٹیپل فوڈ ہے اور ہم نے 3 وقت یہ کھانا ہوتا ہے اور یہ انسانی غذا کا اہم جز ہے. تو اس کے لیے فیصل آباد میں 7 لاکھ ایکڑ پر جو ہے تقریباً گندم کاشت ہوتی ہے. تو میری سب سے پہلے تو جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو شوگر ملز ہیں اپنی ان کو 1 نومبر سے آن کر دیں تاکہ جو کماد کی فصل کاشتکاروں نے ہارویسٹ کرنی ہے تو اس کو بر وقت ہارویسٹ کر کے گندم کے زیر کاشت رقبہ کو بڑھایا جا سکے, کیونکہ کماد کی کاشت کے بعد ہارویسٹنگ کے بعد جو ہے وہ تقریباً 20% ایریا جو ہے وہ گندم کا کاشت ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے ہمیں گندم کا ایریا اچیو کرنے میں مدد ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ حکومت پنجاب بڑا اس پہ کنسرن ہے کہ جو ہماری فی ایکڑ پیداوار بڑھنی چاہیے. اس کے لیے میری کاشتکاروں سے گزارش ہے کہ وہ ایک تو تصدیق شدہ بیج استعمال کرے اور دوسرا یہ ہے کہ جن ورائٹیز پہ پچھلے سال کنگھی کانگیاری نے حملہ کیا ہے وہ بالکل استعمال نہ کرے. اور دوسرا اس میں 17,000 بیگ جو ہے حکومت پنجاب گندم کا جو ہم قومی منصوبہ چلا رہے ہیں اس کے تحت ہم 17,000 بیگ جو ہے وہ 1,200 روپے فی بیگ پہ سبسڈی پہ ذمہ داروں کو دیں گے تاکہ ذمہ داروں کو جو ہے سرٹیفائڈ بیج مل سکے. پچھلے سال بھی ہم نے فیصل آباد میں 17,000 بیگ دیا تھا اور جن کاشتکاروں نے جو وہ بیج کاشت کیا ہے تو جو ساتھی کاشتکار ہیں ان سے بیج لے لیں کیونکہ ان کے گھر میں وہ آلریڈی جو ہے سرٹیفائڈ سیڈ موجود ہے. تو اپنے دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ گاؤں میں سرٹیفائڈ سیڈ موجود ہو اور کاشتکار جو ہے وہ ایک دوسرے سے لے سکے. تو وہ بھی وافر مقدار سرٹیفائڈ سیڈ کی موجود ہے اور ہم مزید 17,000 بیگ جو ہے وہ دے رہے ہیں, اس پہ 1,200 روپے فی ایکڑ سبسڈی بھی دیں گے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو اپڈیٹ کریں, حکومت کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں میں لیبارٹریز تو بنا دی گئی مگر پیتھولوجسٹ تعینات نہ کیے جا سکے. DHQ ہسپتال, جنرل ہسپتال, غلام محمد آباد اور چلڈرن ہسپتال سمیت دیگر پیتھولوجسٹ سے محروم ہیں. وبائی اور غیر وبائی وہاں پر امراض سے رپورٹ عام کی جا رہی ہے اور ڈاکٹر وہ تیار کرنے لگے. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے عزادار حسین. حکومت پنجاب کی انوکھی منطق, سرکاری ہسپتالوں میں لیبارٹریاں تو بنا دی گئیں مگر پیتھولوجسٹ تعینات نہ کیے جا سکے. ایسے میں جنرل ہسپتال غلام محمد آباد, چلڈرن ہسپتال, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمندری, تاندیا والا, جڑا والا اور چک جھمرا پیتھولوجسٹ سے محروم ہیں, جس کے سبب وبائی اور غیر وبائی امراض کی رپورٹ عام ڈاکٹر تیار کرنے لگے ہیں. روزانہ 1,500 سے زائد افراد ان ہسپتالوں سے ٹیسٹ کرا رہے ہیں. CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا کا کہنا تھا کہ حکومت کو مسئلے سے آگاہ کر دیا ہے, جلد تعیناتی ہو جائے گی. اس وقت ہمارے 6 THQ لیول کے ہاسپٹل ہیں جن میں 2 جنرل اسپتال ہیں, 250 بیڈ جن میں پیتھولوجسٹ پوسٹڈ ہیں اور جو باقی 4 THQs ہیں وہاں پہ پیتھولوجسٹ اس وقت پوسٹڈ نہیں ہیں. بیسیکلی ہم نے ایک واک ان انٹرویو کے لیے ایڈ دی ہوئی ہے. ڈاکٹر مشتاق سپرا کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے والے پیتھولوجسٹ کی فہرست جاری کرے گی, جس کے بعد یہ کمی دور ہو جائے گی. ہمارے پاس نہ تو کسی نے اپلائی کیا ہے اور نہ کوئی اپیئر ہوا ہے جس کو ہم گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھجوا سکیں. میرا خیال ہے PPSCs پائپ لائن میں ہے, جو ہی وہ لوگ کوئی اگر اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں تو ہوپ فلی ہمیں ان جگہوں پہ نئے پیتھولوجسٹ مل جائیں گے. ضلع بھر کے 11 ہسپتالوں میں سے 5 میں پیتھولوجسٹ تعینات جبکہ 6 ہسپتال تعیناتی کے منتظر ہیں. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین, فیصل آباد. پوسٹ مارٹم اور میڈیکل لیگل کی رپورٹس ہوں گی اب کمپیوٹرائزڈ. محکمہ صحت کی ہدایت پر پنجاب میڈیکل کالج نے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کا عمل شروع کروا دیا. CEO ہیلتھ کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے ہمراہ ٹریننگ سینٹر کا دورہ بھی کیا. مزید بتائیں گے عزادار حسین. جی بالکل, محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت جو ہاسپٹل جہاں پہ ڈاکٹر حضرات جو ہے میڈیکل لیگل کر رہے ہیں, تو ایسے میں پنجاب میڈیکل کالج انسامیہ کی جانب سے ان ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی ہے, جس پر CL فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا کی جانب سے ٹریننگ سینٹر کا وزٹ کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے. جی سر بتائیے گا. دیکھیں جی, یہ یونیورسٹی کا ایک ریگولر فیچر ہے, جتنے بھی ہمارے نئے ڈاکٹرز انڈکٹ ہوتے ہیں ان کی ہینڈز آن ٹریننگ کرواتے ہیں میڈیکل لیگل میں تاکہ انہیں کل کو فیلڈ میں کوئی ایشو نہ آئے. اس میں سارے ہمارے اسپیشلائزڈ کے پرائمری ہیلتھ کیئر کے ڈاکٹرز جو تھے ان کی ٹریننگ کروائی گئی ہے. ابھی ریسنٹ چونکہ ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہے کہ جتنے بھی میڈیکل لیگلز ہیں وہ آپ الیکٹرانک رپورٹس جنریٹ کریں تاکہ کسی لیول پہ کوئی کمپلیکیشن نہ آئے اس کو اپریہنشن میں. تو اس کو انشاءاللہ ہم کورٹ آرڈرز جو ہیں اس کو 100% امپلیمنٹ کریں گے اور ہمارے لوگ اس کو بہتر طور پہ پرفارم کریں گے اور لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ. سر کتنے ڈاکٹروں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ٹریننگ کا عمل کتنے دیر تک جاری ہے؟ یہ ہمارے جتنے نئے آتے ہیں بیچز 20 سے 30 کا, ابھی چونکہ کووڈ سینیریو ہے اس میں بیچ وائز کرواتے ہیں. ابھی نیکسٹ جو ہمارا بیچ ہوگا وہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے جو کمپیوٹر آپریٹرز ہیں
उनकी भी साथ ट्रेनिंग करवा दें। चूँकि कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी और ये फॉर्म फिल करना ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो बैच भी हमारे पास कोई 20 के करीब हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स। बाकी स्पेशलाइज्ड वाले अपने जो इनके कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे। जी ठीक है, अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ताल्दियावाला में सूबाई और पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात चौधरी आदिल परवेज गुर्जर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का विजिट किया और पोलियो मुहिम अस्पताल के इंतजामात का जायजा भी लिया। मजीद बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। सूबाई व पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात चौधरी आदिल परवेज सुल्तान गुज्जर ने आज जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलेवाला का विजिट किया और यहाँ पर जो है पोलियो मुहिम का इफ्तिताह भी किया है। इसी विजिट के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला और उसके साथ साथ पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसी हवाले से यहाँ पर चौधरी आदिल परवेज ने अस्पताल के इंतजाम और इंसराम का जायजा लिया और साथ ही डायलिसिस वार्ड का मुआयना भी किया है। मेरे साथ आदिल परवेज मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि पोलियो मुहिम जारी है, आज इफ्तिताह आपने भी किया है, क्या कहेंगे और उसके साथ साथ अस्पताल के इंतजाम के हवाले से क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो पोलियो के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें अपने मुल्क को, अपने इलाके को पोलियो फ्री बनाना है। मैं समझता हूँ ये जो 2 बूंद कतरे हैं ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी में अहम किरदार जो है वो साबित करेंगे। तो जो अस्पताल के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर साहब और मैंने विज़िट किया, इसमें जो यहाँ पर काम हो रहे हैं वो भी देखे हैं। माशाल्लाह एमएस साहब की ज़ेरे निगरानी बड़ा अच्छा काम जो है वो चल रहा है। दूसरा डायलिसिस सेंटर में हम गए हैं, वहाँ पर एक शिफ्ट चल रही है, तो जिसके लिए हम इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करने लगे हैं कि हम इसको 2 शिफ्टों या 3 शिफ्टों पर लेके जाएं, जो कि जो लोग फैसलाबाद डायलिसिस करवाने जाते हैं वो उनको यहाँ पर जो है वो ये इलाज जो है वो मैसर हो। जी मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि पोलियो मुहिम जो है कितने दिन जारी रहेगी और आप क्या कहेंगे इस वाले से? जी आज पोलियो मुहिम का बेसिकली लास्ट है, अब कैचअप डेज हमारे चल रहे हैं, 2 दिन चलेंगे ये वाले। तो इसमें आज हमने एम्बेसडर बनाया या एमपीएस साहब को यहाँ पर पोलियो का, उन्होंने कतरे पिलाए बच्चों को। बेसिकली जो विजिट था यहाँ पर उसका मकसद था कि डायलिसिस का बड़ा हमारा इशू है कि सिर्फ 12 घंटे हमारी मशीन चलती है, 24 घंटे 2 शिफ्टों में चलनी चाहिए। तो 24 घंटे 2 शिफ्टों में चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर के गोल बाजारों में ट्रैफिक के मसाइल हल न हो सके। चिनोट गोल बाजार में पार्किंग मसाइल की वजह से ताजिरों को शदीद परेशानी का सामना है। ताजिरों ने पार्किंग प्लाजों की जल्द तामीर का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के 8 बाज़ार और उनके अंदर जो गोल हैं वहाँ पर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके, जिसके बाद ताजर जो हैं वो परेशानी का इजहार कर रहे हैं। गोल चनोट बाज़ार में बेहंगम ट्रैफिक की वजह से कारोबारी तबका जो है वो परेशान है। जनरल सेक्रेटरी शेख सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सरफराज भाई बताइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या मसाइल हैं ट्रैफिक की वजह से और क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ताजरों की आवाज़ बनते हैं। फजील भाई, इधर हमने सीटीओ साहब को दरख्वास्त दी, वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला साहब, सब आला काम को दरख्वास्तें दी हुई हैं, मगर अमल दरामद कोई नहीं है। जो अगर हम डीएसपी साहब को मिलते हैं या सीटीओ साहब को मिलते हैं वो कह रहे हैं हमारे पास नफरी नहीं है। अगर नफरी नहीं है इनके पास तो जो वार्डन वाले रोडों पे खड़े हुए वो पब्लिक के लिए नहीं, इधर आपने हालात देख लिए क्या है। और तजावज़ात के हवाले से हमने सीओ साहब को भी दरख्वास्त दी हुई है, कोई अमला नहीं आता। अगर अमला आता है तो वो आनकर बोलते हैं हमें सेक्रेटरी साहब ने बोला हम कार्रवाई करें। मकसद उनका अपनी ड्यूटी में शुमार नहीं है कार्रवाई करना, वो कार्रवाई करें, तजावज़ात ख़त्म करें। दोनों साइडों पे खाले हैं, वो ओपन करके इन पर फुटपाथ बनाएं, तजावज़ात ख़त्म हो सकती हैं अगर वो करवाना चाहे तो। बिल्कुल, ट्रैफिक के मसाइल हल ना हो सके। फजील अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में तजावुजात और इसके खात्मे के हवाले से रिपोर्ट पर अदालत का इजहार बरहमी। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिवीजन के तमाम महकमों से इरासी और इसके इस्तेमाल की तफसीलात तलब कर ली हैं। इसी हवाले से आगाह करेंगे मोहम्मद रमजान। जी बिल्कुल, डिवीजनल कमिश्नर की जानिब से जो फैसलाबाद की तजावुजात के हवाले से रिपोर्ट बनाई गई थी उस पर अदालत की जानिब से अदम इत्मीनान का इजहार किया था, जिसके बाद डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से नई रिपोर्ट मुरतब करने के लिए फैसलाबाद के जो बड़े महकमे हैं जिनमें वासा, एफडीए, पीएचए, महकमा माल समेत दीगर इदारे जिनकी सरकारी अराजियाँ ज़िला भर में कहीं पर भी मौजूद हैं उनसे तफसीलात तलब की गई हैं और इस हवाले से ये हिदायत की गई है कि तमाम ऐसी तफसीलात दी जाएँ कि कितनी जगह कहाँ कहाँ पर जो है वो पड़ी है,
اور حکومت کی جانب سے یا متعلقہ محکموں کی جانب سے وہ کس قسم کے استعمال کے لیے رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ فی الوقت اس سرکاری اراضی کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تمام محکموں کی جانب سے اس کی فہرستیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نشاندہی کی جائے کہ کہاں کہاں پر تجاوزات موجود ہیں اور ان کو ہٹانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے ایک ان کیمرہ اجلاس بھی ہوا تھا جس میں تمام محکموں کو سختی کے ساتھ اس کے اوپر ایک جامع رپورٹ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور وہ رپورٹ جو ہیں ان کی روشنی میں ایک جی بالکل تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ رمضان مرزا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں جنگ میں چوری ڈکیتی کے مقدمات کے اندراج کے لیے دھکے کھانے والے سائلین کی سنی گئی۔ ڈی پی او سرفراز خان ورک نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ایک دن میں 53 پینڈنگ درخواستوں پر مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا۔ مبشر حسن نقوی سے مزید جانتے ہیں۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ڈی پی او جنگ سرفراز خان ورک نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد آج صحافیوں سے ملاقات کی، اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ کے شہری ان کے ساتھ تعاون کریں، اسی طرح جنگ کے امن و امان کے قیام کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ڈی پی او جنگ ہمارے سے موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ آج کی میٹنگ میں آپ نے بڑا واضح الفاظ میں کہا ہے کہ چوری اور جو ڈکیتی کے مقدمات ہیں ان کو فوری طور پر درج کیا جائے گا۔ کتنی پیڈنسی تھی جس کے مقدمات درج کیے جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، 53 کے قریب ایسے مقدمات تھے جو کہ تھانوں میں پینڈنگ تھے چوری اور ڈکیتی کے حوالے سے۔ میں نے اس کے حکم جاری کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر مقدمات درج کیے گئے، اور اس کے علاوہ میں نے تمام تھانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ جتنی بھی چوری اور ڈکیتی کے مقدمات ہیں یہ فوری ہونے چاہیے۔ ہم اس ویژن کے آئی جی صاحب پنجاب اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ویژن کے مطابق چل رہے ہیں کہ ہمیں تمام مقدمات کو فوری درج کرنا ہے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہاں پر میں ضرور لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، جنگ کی عوام سے، کہ آپ اپنے جو جینون اس میں جھوٹی ایف آئی آرز کو نہ کرایا جائے، اس سہولت کا فائدہ اٹھائیں اور آپ کے جو جینون مقدمات ہیں اس کو درج کروائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مقدمات کو درج بھی کریں گے اور آپ کے ملزمان کو بھی پکڑیں گے۔ سر دیکھا گیا کہ بوگس کالز میں خاصا اضافہ ہوا ہے، اس حوالے سے جنگ پولیس مقدمات بھی درج کر رہی ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے شہریوں کو؟ دیکھیں یہ ایک سہولت ہے، اس کو جینون لوگوں کو استعمال ہونا چاہیے۔ لوگ 15 کی کال پر کئی دفعہ بوگس کال کرتے ہیں، جھوٹی کال کرتے ہیں، اور اس کو دیکھیں کہ ایس ایچ او کو وہاں پر موقع پر جانا، وہ کسی کام میں لگا ہوگا، اس کو چھوڑ کر جانا، گاڑی کا وہاں پر جانا، تو ریسورسز استعمال ہوتی ہیں اس سارے پروگرام میں۔ تو ہماری یہ اسی حوالے سے عوام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جینون کال کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ کوئی جینون زیادتی ہوئی ہے تو اس کا بھرپور ازالہ کریں گے۔ جی بالکل، جنگ پولیس عوام کے تحفظ کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ ڈی پی او جنگ سرفراز خان ورک کا یہ کہنا ہے کہ عوام جی ٹھیک ہے، مبشر حسن نقوی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ فیصل آباد میں دن دہاڑی چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھنے لگی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں شناخت ہونے کے باوجود پولیس پکڑنے میں ناکام ہے۔ سمندری روڈ پر 3 موٹر سائیکل سواروں نے شہری سے موٹر سائیکل چھین لیا۔ سمن آباد میں گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا۔ دونوں واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ صدیق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود بھی پولیس ان جرائم پیشہ عناصر پر نکیل ڈالنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ 2 روز قبل سمندری روڈ پر دن دہاڑے 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے ایک شہری کے ساتھ ڈکیتی کی اور اس میں اس کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے، جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 موٹر سائیکل شہری کا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک موٹر سائیکل سوار اترا ہے، گن پوائنٹ پر شہری سے اس کی موٹر سائیکل چھینی ہے اور فرار ہو گیا، جبکہ دوسرا واقعہ گزشتہ روز تھانہ سمن آباد کے علاقہ ستارہ کالونی میں پیش آیا۔ وہاں پر شہری کی گھر سے باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ اس میں واضح طور پر 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات بھی درج کر لیے ہیں، لیکن ابھی تک تاحال ملزمان کی شناخت عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ دوسری جانب بہت شکریہ فرزانہ صدیق، تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہل مبارک کل 25 ستمبر کو ہوگا۔ اس موقع پر مجلس عزا اور جلوس شبیہ ذوالجناح بھی برآمد ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب مقبول۔ جی طیب مقبول، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम कल 25 सितंबर को होगा। इस मौका पर ना सिर्फ मजलिस अज़ा मुनक़्क़द होगी बल्कि जुलूस शबीजुल जना भी बरामद किया जाएगा। इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक जो मरकज़ी जुलूस है वो जुलूस इमाम बारगाह हैरिया से बरामद होता हुआ घंटाघर पहुँचेगा। वहाँ से चिन्नौड़ बाज़ार में दाखिल होकर गोल चिन्नौड़ बाज़ार जाएगा। वहाँ से गोल कचहरी और गोल रेल बाज़ार से होता हुआ घंटाघर वापस जाएगा। वहाँ से अमीपुर बाज़ार जाएगा। अमीपुर गोल से होता हुआ बुहाना बाज़ार गोल और वहाँ से बुहाना बाज़ार से ये नरवाला चौक पर जाएगा। वहाँ से ये जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह जाफरिया ट्रस्ट पर जाकर एहतमाम पजीर होगा। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 671 पुलिस एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस हवाले से एसपी जो लालपुर डिवीजन ईसा खान है वो ओवरऑल सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे, जबकि एसएसपी ऑपरेशंस और सीपीओ फैसलाबाद जुलूस और मजलिस के जो रूट है उसका विजिट करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम को भी चेक किया जाएगा। सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से सिक्योरिटी प्लान का इजरा करते हुए कहा गया कि सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि स्पेशल ब्रांच की जुलूस के रूट से कबल टेक्निकल स्वीपिंग भी करवाई जाएगी। इस हवाले से शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सीपी फैसलाबाद का कहना था कि जो पुलिस एहलकार जिनको जुलूस की ड्यूटी तफवीज़ की गई है वो ड्यूटी से 2 घंटे कबल वहां पर मौजूद होंगे और जुलूस खत्म होने के बाद जब तक उनको अहकाम जारी नहीं किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं डीपीओ झंग सरफराज खान वीर की सहाफियों से मुलाकात। इस मौका पर डीपीओ सरफराज वीर का कहना था कि सहाफी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। सहाफी मुआशरे की आंख और कान हैं, अवाम के लिए दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अवाम को इंसाफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। आपको अपडेट करें, डीपीओ झंग सरफराज खान विग की सहाफियों से मुलाकात हुई। इस मौका पर डीपीओ सरफराज विग का कहना था कि सहाफी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। सहाफी मुआशरे की आंख और कान हैं, अवाम के लिए दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अवाम को इंसाफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। आपको आगाह करें, डीपीओ झंग सरफराज खान विग की सहाफियों से मुलाकात हुई। आपको अपडेट करें, बिजली के ज़ायद बिल्स पर फैसलाबाद का वेविंग सेक्टर परेशान है। वेविंग इंडस्ट्री से जुड़े सनतकारों की सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स सिकंदर आजम से मुलाकात हुई। फी यूनिट बिजली 28 रुपए में मिलने पर एतराज किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट। जी शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज उन्होंने मुलाकात की है फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम से और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर विविंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए बताया कि किस तरीके से विविंग सेक्टर एसएमई सेक्टर के अंदर जो फॉल करता है वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। ख़ास तौर पर बिजली के बिलों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त विविंग सेक्टर का गला जो है वो घोंटा जा रहा है। इस वक्त फी यूनिट उनको कितने में पड़ रहा है और इससे पहले प्राइसेस क्या थी, इस पर गुफ्तगू करने के लिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जफर भाई, आज आपने मुलाकात की फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर से, आपने ब्रीफली बताया बिजली के बिलों के हवाले से। आप मुझे बताइएगा कि विविंग सेक्टर को एक यूनिट जो है वो बिजली का कितने रुपए में पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि टेक्सटाइल जो है ना पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो जब तक टेक्सटाइल को हम बूस्ट अप नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की इकानमी जो है ना वो रेज अप नहीं होगी। अब मेजर जो कंपटीशन है इंटरनेशनली तौर पर तो वो हमारा है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश के साथ टेक्सटाइल का। अब जो हमारा जो कॉस्ट फैक्टर है टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट के हवाले से वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो सबसे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं और सुई गैस के बिल्स हैं जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना और इंडिया। तो जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को डिक्रीज़ नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इंडिया पाकिस्तान जो इंडिया चाइना माजी के हवाले से बात करते हैं। करीब माजी में आपको जो बिजली का फी यूनिट बिल कितने का पड़ रहा था, अब कितने का पड़ रहा है? 2017 में जो पर यूनिट वो पड़ रहा था हमें 12 रुपीज़ पर यूनिट, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता गया। 2018 में फिर हुआ 16 पे हुआ, 2019 में ये हुआ तकरीबन 19 रुपीज़ पर यूनिट। तो अब तकरीबन ये 24 रुपीज़ पर यूनिट बनता है प्लस मिलाकर। नहीं, ये जीएसटी। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
बात करेंगे शोरकोट की। एमएनए मोहम्मद अमीर सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस साहबजादा ग्रुप की 2 साला कारकर्दगी के मुतालिक आगाह किया गया। जंग शोरकोट रोड की तामीर के बड़े मंसूबे का ऐलान किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। अमीर सुल्तान के डेरे पर आज उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, जिसमें अपनी 2 साला जो कारकर्दगी थी उसके बारे में भी आगाह किया गया। इसके साथ साथ जो नए मंसूबे हैं उनका भी ऐलान किया गया। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एमएनए साहबजादा अमीर सुल्तान से। ये बताइएगा कि सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो झंग से शोरकोट रोड है, ये कितने अरसे में बनेगा और कितनी इस पर लागत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बहुत बड़ा मंसूबा है जी और बहुत पुराना मंसूबा है, और हम सब का इलेक्शन के बाद हम सब की मीटिंग हुई पूरे ग्रुप की। उसमें मुतफ़िका फ़ैसला ये किया गया कि हम भरपूर कोशिश मिलकर इस रोड के लिए करें, क्योंकि बहुत मसाइल आ रहे थे इस रोड की। आवाम को बड़ी मुश्किल का सामना था, जैसे कि कातिल रोड भी कहते थे इसको। तो हम पहले दिन से इस रोड के पीछे लगे। तकरीबन 16 अरब का मंसूबा है ये। 16 अरब रुपए की रकम इस चीज़ के लिए चाहिए, और हुकूमत पंजाब या पाकिस्तान शायद एक एमएनए के हल्के में इतनी रकम ना दे सकती वसाइल की कमी की वजह से। इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेना पड़ा इसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरी ग्रुप की कोशिशों से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसका लोन देने की मंजूरी दे दी है, और इसी माली साल में इस पे काम शुरू हो जाएगा। और अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, तो हर साल इसके पैसे रिलीज़ होते रहेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले इलेक्शन से पहले ये रोड मुकम्मल हो जाएगी। जी बिल्कुल, इनका कहना था 16 अरब रुपए जो इस मंसूबे पे लागत आएगी, और इसी साल ही से शुरू कर दिया जाएगा। तकरीबन 3 साल का अरसा इस पे लगेगा। इसके साथ साथ जो दीगर मंसूबे थे उनका भी ऐलान किया गया है। जी ठीक है शहजाद अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह किया।